अस्सलामुअलैकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी कुछ अहम ख़बरें और तज्ज़िये हैं और ख़बर जो है वही गुज़िश्ता ख़बरों के साथ साथ ही उनका तसलसल होगा। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 3 दिन कबल मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कुछ जो जिनको मैं पैराशूटर्स कहता हूँ और जो गैर मुंतखब अरकान हैं जिन्होंने कि इमरान के गिरद घेरा डाला था, उनको फ़ारिग करने का टाइम आ चुका है। और साथ में उनके बुज़दार साहब का भी मैंने कहा था। तो 2 दिन पहले लोगों ने सुन लिया, इमरान खान ने कहा कि बुज़दार नहीं जा रहे, लेकिन मैं अपनी ख़बर पे कायम हूँ, बुज़दार ज़रूर जाएंगे। जी का जाना ठहर गया है, आज गए या कल गए। इनको फ़िलहाल रोक दिया गया है। जब इमरान खान साहब गए थे लाहौर तो तकरीबन 5 या 6 बड़ी तब्दीलियाँ होनी थी और फ़ैसले उस पर हो गए थे। लेकिन कुछ इमरान के इंतहाई करीबी जो हैं, बहुत ही करीबी, बस अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जिनका कि बहुत ज़्यादा असर है इमरान के मामलात के ऊपर, उन्होंने उनको ऐन मौके पर फ़िलहाल ये बड़ी तब्दीलियाँ करने से रोक दिया, जिसकी वजह से सिर्फ एक गालिबन एक मिनिस्टर है उसको हटाने का फ़ैसला हुआ था पंजाब का, और वो गालिबन शायद उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन जब इमरान वापस आए हैं इस्लामाबाद, तो अहम जो लोग हैं, जो इदारे हैं, जो कभी पाकिस्तान को और देखते हैं आप लोगों की तरह, जैसे कि आप भी इस मुल्क में सबसे अहम अंसर आप हैं, अवाम है, तो उन लोगों ने जो अवाम के अलावा जो इदारे हैं जो उन्होंने इमरान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि आपने कुछ गलतियां कर दी हैं। बहरहाल उस पस मंज़र पे अभी काम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि जो मैंने ये भी कहा था कि गैर मुंतखब अफराद और जो पैराशूटर्स हैं उनके बारे में भी आपने देख लिया कि कल बात आ गई, खुल गई। और अब पाकिस्तान की मीडिया को आप देखें, मुझे हैरत हो रही कि मीडिया कह रहे हैं कि अपोजिशन ने कहा है कि ये गैर मुंतखब अफराद और बैरून मुल्क दोहरी नेशनलिटी रखने वाले। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से, आप खुद ही फैसला कर लें कि मीडिया आपको किस तरह गुमराह करता है पाकिस्तान का, कि ये क्या जो दोहरी शहरियत वाले हैं इनको अपोजिशन को कल पता लगा है। इमरान को ताबित तो गालिबन, मुझे अगर मेरी याददाश्त अगर कमज़ोर ना हो तो 2 साल हो गए, और 2 साल और 1.5 साल के अंदर ये सारे पैराशूटर उनके करीब थे, दोहरी शहरियत वाले जो आए हैं लोग, अभी कल तो नहीं आए। तो ये अपोजिशन ने कैसे कह दिया? अपोजिशन तो 2 साल से चल रही है। तो ये मामला कहीं और आया है, जो जिसकी आपको मैंने ख़बर दी थी, और ये सब जाएंगे। ठीक है जनाब। और जहाँ तक ये है कि अपोजिशन के साथ आप देख लें कि अपोजिशन के अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका बैरून मुल्क सरमाया है। और अब बल्कि ये कहा गया है, इमरान भी इस बात पर राज़ी है कि जो बैरून मुल्क इनके साथ जो आए हैं पैराशूटर्स, और जो मैंने आपको खुलकर पहले बताया था कि मगरिब ने इनको भेजा था इमरान के गिर्द, क्योंकि इसलिए भेजा था ताकि इमरान की पॉलिसीज़ को नाकाम किया जाए। मैं पूरी तफसील नहीं बताऊँगा, पहली वीडियो अगर आप मेरी देखते हो मैं बता चुका हूँ। क्योंकि पाकिस्तान अपना रुख चेंज कर रहा था, पाकिस्तान जो है अमेरिका से चीन की तरफ जा रहा था, तो अमेरिका ने अपने पत्ते खेलने की खातिर अपने पैराशूटर्स, अपने डुअल नेशनल लोग उतारे थे जो अब ये काम कर रहे हैं। तो अब ये मामला तय हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सिमत चेंज करनी है, लिहाजा इन लोगों को जाना होगा और इन लोगों को हिसाब भी देना होगा। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें पहले बता चुका हूँ आपको, उनका बैरून मुल्क पैसा भी बहुत है, इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। और जो यहाँ है और जो मुस्लिम लीग नून में या दूसरी जगह भी, ये तो एक मामला हो गया पाकिस्तान का। दूसरा एक और मामला पाकिस्तान में चल रहा है कि एक 2 दिन के अंदर एक खबरें और भी हैं कि एक नई मुस्लिम लीग बनाने की कोशिश की जा रही है, कि नई मुस्लिम लीग बन जाए कोई, शायद तो दोबारा कोई सेटअप। वो मैं बता दूं आपको कि ये सब लोग नाकाम होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नई जो है ना मुत्तहिद कभी नहीं बन सकती। क्योंकि आज से मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मरकज़ी होते पर रह चुका हूँ। 80 और 90 की दहाई के अंदर मैंने खुद जो है मुस्लिम लीग को मुत्तहिद करने की कोशिश की थी, और सरदार मीर नबी बख्श ज़हरी और मरहूम पीर साहब पगाड़ा की ख्वाहिश के ऊपर मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया था, जिसमें पगारा ग्रुप था, नबी बख्श ज़हरी ग्रुप था, क़य्यूम ग्रुप था, शेख लियाकत ग्रुप था, जुनेजो ग्रुप था। इन सब से मेरी मुलाकातें हुई थी। वो कभी अगर वक्त हुआ तो फिर उस पर कभी डिस्कस करेंगे। सब लोग बैठ गए, लेकिन आखिर में जाकर फिर वही मसला आ गया पर्सनैलिटी क्लैश का, कि मैं सदर हूँगा या मैं सदर हूँगा, मेरी क़यादत हो। ये कभी भी सारी ज़िंदगी एक नहीं हो सकते। तो ये खबर बिल्कुल बेकार है जो आजकल गर्दिश कर रही है नई मुस्लिम लीग बनने की। अब उसके बाद आप दूसरा आ जाए, कुलभूषण का मामला इस वक्त चल रहा है।
बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि फैसल साहब ये जो दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ज़रिए कुलभूषण को, देखिए उसमें वजह बता दूं मैं आपको कि इसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है, मौजूदा हुकूमत का कोई कसूर नहीं, ये बाकायदा प्री प्लान था। ये जो आज जो कुछ आपको कुलभूषण को जो दी जा रही है रसाई हाई कोर्ट के ज़रिए, जो रिव्यू की जो उसको पटिशन का जो एक हक़ दिया गया है, वो ये सब सारा कुछ जो है नवाज शरीफ का किया धरा है। देखिए अगर नवाज शरीफ साहब अगर राज़ी हो जाते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था मोदी को, ये मैं आपको फिर दोबारा ख़बर दे रहा हूँ, ये आज से कई साल पहले मैं ख़बर ब्रेक कर चुका हूँ, और ये मैंने आलमी चैनल्स पे भी की थी, गालिबन मुझे याद है बीबी से भी की थी, और गालिबन मुझे अच्छी तरह याद है मैंने 92 न्यूज़ पे भी ये बात कही थी। उस वक्त गालिबन आपके एक सीनियर तज़ीनकार हालिद साहब हैं या पता नहीं वो जो साबिक़ा सफारतकार हैं, अभी मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा, वो भी मौजूद थे। डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम था, 3-4 लोग और मौजूद थे। वहाँ ही मैंने पूरी खबर इनको दी थी कि नवाज शरीफ ने कुलभूषण को आज़ाद करने का प्रोग्राम बना लिया था, और उन्होंने कहा था कि इसको यहाँ से निकलवा के इसको पुलिस के हवाले, सिविल इदारों के हवाले किया जाएगा, वहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उसके बदले में कुछ उन्होंने बातचीत की थी। ये प्रोग्राम मैंने किया था, उसके फ़ौरन बाद ही 3 दिन बाद मुझे अहम पैगामात मिले थे कि ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है जनाब, तो ये नवाज शरीफ साहब का प्लान था। नवाज शरीफ साहब ने फिर ये मोदी को कहा कि जनाब हमारी फ़ौज जो है नहीं छोड़ेगी, लिहाजा बेहतर ये है कि आप इसको आलमी अदालत इंसाफ में ले जाएं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक मामला आलमी अदालत इंसाफ में उस वक्त तक नहीं जाता जब तक कि दोनों फरीक राज़ी ना हो। तो इधर से नवाज शरीफ ने उनको मशवरा दिया था, मोदी साहब को, पाकिस्तान भी राज़ी था और भारत भी राज़ी था, इसलिए इसको आलमी अदालत में लेकर गया, वरना ये मामला अगर आलमी अदालत में ना जाता, नवाज शरीफ ना कहते तो ये कभी आलमी अदालत में नहीं जाता। अब चूँकि वो आलमी अदालत में चला गया तो ये आलमी अदालत का ऑर्डर है पाकिस्तान को कि आपने कुलभूषण यादव को एक सहूलत देनी है, या रिव्यू पटिशन जो कुछ भी कह लें, उस हम जिसको कहते हैं कि एक चांस देना चाहिए, और वो चांस कम से कम हाई कोर्ट की सतह पर हो। तो इसलिए उस अदालत के हुक्म को फॉलो करने की खातिर पाकिस्तान अपने आप को सारी दुनिया के आगे बताने की खातिर कि हम आलमी इदारों की और हम आलमी अदालतों की और बड़े इदारों की हम एहतराम करते हैं, इसलिए पाकिस्तान वहाँ पे जा रहा है। इसमें मौजूदा हुकूमत का कोई भी इसमें किरदार नहीं है। ये बात मैंने पहले भी एक दफ़ा कही थी, आज से तकरीबन कोई 3-4 माह पहले, लेकिन अभी फिर लोगों ने मुझसे दोबारा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि फैसल साहब ये क्यों हो रहा है। वो लोग ये कह रहे थे कि शायद ये इमरान इनको छोड़ रहा है, ये तो मोदी का दोस्त है। ऐसी कोई बात नहीं, ना इमरान छोड़ रहा है ना आर्मी छोड़ रही है, आर्मी ने तो कभी इसको नहीं छोड़ना, लेकिन चूँकि पिछली हुकूमत ने माहदे कुछ ऐसे कर लिए थे, मामला तो ऐसे हो गए थे कि हमें वहाँ पे जाना पड़ा। देखिए मज़े की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने काम और किया कि जिस वक्त ये आलमी अदालत इंसाफ में गया तो उन्होंने पाकिस्तान का जज भी नहीं भेजा था। जो लोग मुझे पहले पुराने देखते हैं कई सालों से, मैंने उस वक्त भी, जब ये मैं उस वक्त दी हेग में था जब ये हुआ था मामला, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के जज को यहाँ पे लाना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब की उस वक्त की हुकूमत ने नहीं भेजा। तो ये बाकायदा प्री प्लान था। तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, ये कहीं नहीं जाएगा कुलभूषण यादव, और अगर हाई कोर्ट में जाती भी है पिटीशन तो मेरी इत्तला के मुताबिक इसको वहाँ से कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरी वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि 15 मिनट 16 मिनट की तो होती है, लेकिन मैं इसमें पूरा आपको तज्ज़िया देता हूं ताकि आपको समझ जाए, सारी चीज़ों का खुलासा होता है तस्दीक़शुदा। आपको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बात कहा था, आपको बताई थी कि जब चीन ने जिस वक्त अपने कार्ड शुरू किए थे, कोविड-19 से पहले की बात है जब ये शुरू हो रहा था, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि चीन ने अपने कार्ड बड़े सही तरीके से खेले, और चीन ने बतौर दूसरी एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर आ गया है। और अब साउथ चाइना सी का मेरे बारे आपको कहा था कि साउथ चाइना सी जो है वो बुनियादी तौर पर मैदान जंग बनेगा। तो ऐसा सच यही हुआ है इस वक्त। साउथ चाइना सी के अंदर जो है अमेरिका ने भारत को कहा, क्योंकि भारत यहाँ अकेला हो गया था, अमेरिका ने भारत को कहा है और ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि वो साउथ चाइना सी के अंदर अपने बहरी बेड़े या अपनी बहरी फ़ौजें रवाना कर दे। और भारत ने इस पर आमादगी हासिल कर दी है, क्योंकि भारत बहुत परेशान है। भारत, जिस मैंने पहले कहा था कि अकेला है, लेकिन ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि भारत ये करके चीन के साथ साउथ एशिया के अंदर अगर भिड़ता है, अभी तो चांसेस नहीं है, अभी तो 40% चांसेस हैं कि भारत चीन से साउथ एशिया में भिड़ेगा या जंग होगी। ये मैं आपको पक्की खबर मुसद्दिक़ा दे रहा हूँ कि 40% है नहीं भिड़ेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता भिड़ गया तो फिर इसमें भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मेरी जो इत्तलात हैं, जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, कि नेवी के हिसाब से जो है, जो बहरी जहाज़ वहाँ पे हैं जो अमेरिका के, अगर आप भारत के भी आ जाएँ, तो अगर आ जाते हैं वहाँ पे पूरी ताकत, तो भी ये चीन के बहरी बेड़े के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक। शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, 1-2 का तो हो सकता है, ज़ाहिर है सीक्रेट एजेंसियाँ पूरी चीज़ें तो नहीं बताती। इस वक्त 795 के करीब बहरी जहाज़ जो है ना, जंगी बहरी जहाज़ चीन के पास मौजूद हैं।
और भारत के पास जो मेरे पास इत्तलात है उस हिसाब से शायद 465 या 468 या मतलब 470 के अंदर बहरी जहाज़ हैं। अब अगर अमेरिका भी अगर 3-4 अगर भेज देता है तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन ने वहाँ पे सेटेलाइट और दूसरे तीसरे मामले जिसके बाद में मैं कहता रहा हूँ कि उसने वहाँ पे अपनी सुपरमेसी कायम कर रखी है। तो अगर ये वहाँ पे लड़ाई होती है तो इसमें भाई भारत का बहुत बड़ा नुकसान भारत को ही होगा। अच्छा, वहाँ जंग होने की वजूहत ये भी हो रही है कि साउथ चाइना सी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जजीरे हैं। उन जजीरों के ऊपर जिस वक्त ये हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर गालिबन, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ही कुछ जो है जजीरे जो थे वो चीन के, वो इनके हाथ से निकल गए थे। तो बाद में फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद फिर चीन ने दोबारा अपने जजीरों पे कब्ज़ा जो था वो करने की बात की। और अभी जो चीन ने गालिबन नए नक्शे दिए हैं, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा कि किस सन में आए थे, तो वो उन नए नक्शों के अंदर साउथ चाइना सी के वो जजीरे हैं जिस पे चीन की अपनी मलकियत है। और इसी तरह ये मलकियत लद्दाख वगैरह में जो मैंने बताया था कि पुराने जिन इलाकों पे चीन ने कब्ज़ा किया वो उस पर थी। तो चीन ने बतौर सुपर पावर आके अपने खोए हुए इलाकों पे कब्ज़ा हासिल करना शुरू कर दिया है। अब साउथ चाइना सी के अंदर जो बड़े जजीरे हैं उन जजीरों के ऊपर जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मेरे पास अभी करंट मालूमात है, 60% से ऊपर जो है चीन का कब्ज़ा तकरीबन है, बरकरार है। और एक वहाँ सबसे बड़ी बात यह है दूसरे मुल्कों की, वहाँ फ़िलिपीन भी मौजूद है कुछ जजीरों के ऊपर, और वहाँ पे वियतनाम भी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि साउथ चाइना सी के समंदरों में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये साउथ चाइना सी का जो मामला है, अगर यहाँ जंग हुई तो ये फिर वही जो है तीसरी जंग अजीम की तरफ ये मामला जा सकता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो है यहाँ से क्यों नहीं हटेगा, उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने भारत को कहा है कि वो साउथ चाइना सी के अंदर इस तरह की नाकाबंदी करे कि चीन की जो नाकाबंदी जो चीन ने की थी वन बेल्ट के हवाले से, ताकि मेरा सामान जो अगर जाए, इनका जो वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम है उसका सब्स्टिट्यूट भी रहे, तो वो सब्स्टिट्यूट को तोड़ने के लिए भारत की और अमेरिका की एक स्ट्रेटजी बन रही है। तो मैं नहीं समझता कि चीन इस चीज़ पर खामोश रहेगा, क्योंकि चीन ने इसी सी पैक को और कॉरिडोर को, सी पैक कॉरिडोर और वन रोड वन बेल्ट का जो उनका जो माशी प्रोग्राम है, इसकी वजह से उसने लद्दाख के ऊपर कार्रवाई की और बड़ा बोल्ड एक्शन उसने लिया है। तो ये सूरत हाल जब दोबारा नई डेवलप हो रही है अमेरिका की तरफ से, तो मुसलसल वहाँ पे भी कशीदगी बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि शायद ये जंग नहीं होगी, 40% चांसेस है, क्योंकि भारत हट जाएगा। जो मैंने सूरत हाल बताई कि भारत हट जाएगा, और मुझे एज सच नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया आके इस जंग में कूदेगा। गो के ऑस्ट्रेलिया ने हाँ कह दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इस जंग में कूदेगा। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी देख रहा है, क्योंकि ये तो एक तरफ है, दूसरी जानिब ये है कि रूस और चीन के वज़रा ख़ारजा की मुलाकातें हुई हैं। रूस और चीन के वज़रा ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है उसके अंदर रूस ने ये कहा है चीन को कि जो कुछ इस वक्त चीन कर रहा है, या जो कुछ चीन अपने खोए हुए इलाके जिन पे चीन का वो है दावा है, वो जो ले रहा है, उस पर रूस को कोई एतराज़ नहीं है। उस पर रूस ने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि जो वाक़िफ़ान हाल है सिफारती, वो ये कहते हैं कि रूस खुश है इस पर। और इसके बाद एक बात ये भी है कि जब ये बात अगर है तो इसका मतलब ये है कि चीन के मौजूदा तमाम अमल के अंदर, जिस तरह भी चीन सारी दुनिया पे छा रहा है बतौर सुपर पावर, उससे रशिया को कोई भी परेशानी या कोई भी उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैंने बहुत पहले आपको ये बात बताई थी कि जो लोग मुझे पुरानी वीडियोस देखते हैं, मैंने 1 साल कबल भी बात बताई थी कि चीन अपने एक वक्त पर आने, कब एक जो वक्त है उसका एक मुकर्रर वक्त है, उसका वो इंतज़ार कर रहा है, और वक्त आने पर वो अपने पत्ते शो करेगा या कार्ड जो है टेबल पे रखेगा। तो कार्ड उसने टेबल पे अब आज शो करने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह मैं आज आपको एक और बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, 6 महीने पहले बता रहा हूँ कि रूस ने भी अब फैसला कर लिया है कि वो तीसरी अपनी खोई हुई सुपर पावर के हैसियत से वो भी अपने पैर दोबारा निकालेगा। जी हाँ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और ये पसे पर्दा चीन के साथ मामलात हो गए हैं। चीन को रूस का एक बतौर पावर सामने आना, तीसरी पावर आना, चीन को इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। पसे पर्दा ये मामला तय हो चुके हैं। लिहाजा इसी पस मंज़र के अंदर अब रूस ने यूक्रेन के करीब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जंगी फ़ौजी मशक़ों का ऐलान किया है। तो ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये अब आप सोच लें कि इस वक्त दुनिया में बड़ी पावरें जो हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, जिसको हम कहते हैं अमेरिका हो गया, चीन हो गया, पहले तो अमेरिका ही था, अब उसके बाद चीन आ गया, चीन के बाद रूस भी आ जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों के पावर्स के
मार्ज़ वजूद में आने से पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत होगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मुसलमानों को अगर कभी भी ख़तरा होगा, किसी भी पावर से ख़तरा होगा, तो मज़हबी पावर से होगा। मुसलमानों को ख़तरा हमेशा मज़हब से है। इसीलिए आपको पता है कुरान में कहा गया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दुश्मन हैं। बस मुख्तसर बात करूँगा, मज़हब से तो आपको, मज़हब की बड़ी पावर से आपको ख़तरा हो सकता है, लेकिन बेदीन या ला मज़हब जिसे कहना चाहिए, ला मज़हब बेहतर लफ्ज़ है, ला मज़हब जो भी अगर पावर है उससे आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, उनका आपका कोई मजहबी टकराव नहीं होगा। यही वजह है कि चीन अगर रूस एक दूसरी पावर्स के नतीजे में अगर सामने आते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए एज सच कोई ख़तरा नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, एक और दूसरी बात यह कि मैंने आपको चाबहार के हवाले से भी बताया था कि चाबहार को भी से भारत को बिल्कुल मुकम्मल कट कर दिया गया है, और ये जो कट किया गया है इसकी तमाम जिम्मेदारी या इसकी तमाम क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की डिफेंस डिप्लोमेसी को जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पस पर्दा जो डिप्लोमेसी होती है, पाकिस्तान अफवाज ने मुल्क के दिफा के अलावा जो वो काम कर रहे थे और ये मामला मैं आपको इशारतन दे दूँ, वक्त बड़ा कम होता है। ये मामला जो है ये शुजा पाशा के दौर से चल रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस हुकूमत के दरमियान, ये इमरान खान की हुकूमत के साथ मिलने के बाद ये मामला जो है अब मुकम्मल हो गया है और भारत का चाबहार से बिल्कुल मसला ख़त्म हो गया है। और आज ये भी आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ कि आज चाबहार से पहला काफ़िला जो है चीन के लिए खुश्क गालिबन मेवाजात, मुझे बताया है उन्होंने सफारतकार ने, के साथ खुश्क मेवाजात और कुछ और सामान लेकर पहला जो है तिजारती काफ़िला जो है चीन के लिए निकल गया। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी एक और ख़बर ये है कि चीन ही ने चाबहार के करीब जाकर ईरान के साथ जंगी मशकों का ऐलान भी किया है। तो इस पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि भारत इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तरीन तनहा हो गया है। अमेरिका पे भरोसा करके भारत ने अपने आप को बिल्कुल तनहा कर लिया। अब दोबारा अमेरिका ने कहा है इनको कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में चले जाएं। उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर भारत ने ये गलती की तो भारत के टुकड़े टुकड़े होने में एक जज़ायर जिसकी शक्ल में भारत बन जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि शायद भारत ये गलती करे। तो ये तमाम सूरत हाल थी आज के मुख्तसर से तजिए में। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोगों ने मुझसे कहा है कि मेरा तजिया जो है 3 दिन बाद होता है और वो टाइम भी बड़ा मुख्तसर, लोग, मैं तो समझता हूँ 15 मिनट बहुत है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं कम है। तो मैं अनकरीब कोशिश करूँगा कि आपको हर दूसरे दिन एक ख़बर के हिसाब से भी एक मैं आपको प्रोग्राम शुरू करूँ। उस हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ के लिए अपना टाइम निकालूँ। आपका बहुत इसरार है, तो लिहाजा मैं आप सब की बात को और आपको अहमियत देता हूँ। लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब की खैर व आफ़ियत के लिए और आपके हिफाजत के लिए, आपकी सलामती के लिए दुआ मांगते हुए आप सब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।